2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में बुलवाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। फ्रेंड ऑफ इंडिया, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। 2020 में उनका प्रमोशन करते हैं अमेरिका जाके और जो नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े इवेंट्स इंडिया में करवाते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार। पर इतना करने के बाद इंडिया का फायदा क्या हुआ? क्या हमें मिला इस फॉरेन ट्रिप्स करने से? और आखिर कितना विश्व पटल पे हमारा इज्जत बढ़ा? आखिर कितने लोगों ने हमारी सुनी? या फिर ये सब एक पीआर स्टंट है सरकार का इलेक्शंस में माहौल बनाने के लिए? आखिर इंडिया को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ इस फॉरेन पॉलिसी का? क्योंकि आज जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, किसी ब्लंडर से कम नहीं है। क्योंकि पहले पाकिस्तान जैसे देश हमको धमकी देते हैं, लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है क्योंकि नेपाल जैसा देश, भूटान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश, श्रीलंका जैसे देश, मालदीव जैसे छोटे छोटे चीटे जैसे देश भी आज हमको बोल रहे हैं अपना काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल जब मालदीव्स क्राइसिस हुई, यानी मालदीव्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के लोगों की इज्जत उड़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने मालदीव्स को अभी भी बजट में से फंडिंग देना बंद नहीं किया। और आप बांग्लादेश कैसे भूल सकते हैं? 2 महीने पहले ही एक हिंदू को जला दिया जाता है और बोला जाता है किसी साथ ऐसा ही होना चाहिए, और उस बांग्लादेश को हम 2 दिन पहले 5000 टन डीजल सप्लाई करते हैं। क्या फॉरेन पॉलिसी है? क्या डंका बज रहा है पूरी दुनिया में? आज एक ऐसा समय आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जाके बोल दें कि भैया आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर बंद हुआ वो आपने करवाया? Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मेरी दखलंदाजी नहीं होती तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। तो सवाल तो बनता है ना कि जो विदेश में गए, विदेश में हाथ मिलाया, विदेश में गले मिले, जो हा हा ही की, आखिर सब फायदा क्या निकला? आखिर देश को क्या फायदा हुआ इस चीजों का? इसी की बात करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन अगर आप किसी पार्टी के भक्त हैं तो वीडियो अभी से छोड़ दीजिए, वार्निंग देता हूं, क्योंकि आपका दिल टूटने वाला है इस वीडियो को देखते देखते। आज की सरकार बोलती है कि दुनिया के सभी देशों में हमारा डंका बज रहा है। अरे यार, सभी देश को तो छोड़ दो, आप अपने पड़ोसी देशों से आप इज्जत नहीं करवा पा रहे हो अपनी। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सरकार बोलती है ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जिसमें बिहार भी होगा, पश्चिम बंगाल भी होगा, नॉर्थ ईस्ट भी होगा। यानी कि इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देता है बांग्लादेश, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है इसे अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे के बताए कि आप जो कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो एक एंटी इंडिया स्टेटमेंट है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश को इंडिया 5000 टन लीटर डीजल सप्लाई करता है। क्या जरूरत है इस डीजल को सप्लाई करने की? जबकि 2 महीने पहले ही जो बांग्लादेश पे जो हिंदुओं पर जुल्म हुआ, ये पूरा देश अभी तक भूल नहीं पाया है। इसके बावजूद एक ऐसा बांग्लादेश जो कि एंटी इंडिया बन चुका है, एंटी हिंदू बन चुका है, आखिर क्या जरूरत है बांग्लादेश को इतना ज्यादा हेल्प सप्लाई करने की? और नेपाल के साथ भी यही इशू है। नेपाल से हमारे बॉर्डर टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। नेपाल से लगातार एक ग्रेटर नेपाल के बारे में बात कर रहा है, और इससे भी बड़ी बात, नेपाल की जो रिलेशन है चाइना से लगातार नजदीक होते जा रहे हैं। तो क्या इस सरकार ने फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर किया है कि पहले पाकिस्तान हमें धमकी देता था, आज हमें नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भी आज हमको धमकी देने से पीछे छूट नहीं रहे हैं। और ये बात नहीं है कि सिर्फ पड़ोसी देश हमारी इज्जत उड़ा रहे हैं विश्व पटल पे। आज चाइना, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ब्लॉक करके रखा है, उस ब्लॉकेज के बाद भी चाइना को सप्लाई लगातार पहुंच रहा है। चाइना के शिप्स को रोका नहीं जा रहा है। पर आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है कि ईरान, जो कि ट्रेडिशनली इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने इंडिया तक का डीजल और पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है उसको लगातार कंट्रोल करता जा रहा है, उसको रोकने की ट्राई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान का मानना है कि आज का जो भारत है वो अमेरिका का बहुत अच्छा अलाई बन चुका है। अगर हमारा ऑयल रोकोगे, अगर हमारा ऑयल की सप्लाई को रोकोगे, तो हमें लगातार अमेरिका पे प्रेशर बनाना पड़ेगा इस चीज को रोकने के लिए, इस युद्ध को रोकने के लिए। तो ईरान चाइना को भेज रहा है पर इंडिया को नहीं भेज रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कितना डंका बज रहा है इस पूरी दुनिया में हमारा। याद रखिए कि ये चीज इससे बावजूद हो रहा है कि मोदी जी पिछले 12 सालों में 100 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं और दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल की हिम्मत नहीं है और अखबार की भी हिम्मत नहीं है ये सब चीज छाप करके दिखा दे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर खतरा आ जाएगा, रेड पड़ेगी, ईडी सीबीआई की रेड पड़ेगी, बंद कर देंगे पूरी दुकान। तो क्यों आखिर इतनी ज्यादा झंझट ले, क्यों ये सब एक्सपोजे करे?
क्योंकि हमें तो पैसा मिल ही रहा है सरकार से, तो चुप रहो, पूरा देश खत्म हो जाएगा, तब तक आप चुप ही रहना। लेकिन मैं तो आज बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये देश का सवाल है, क्योंकि देश आगे बढ़ाना हमारे युवाओं के हाथ में है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे, क्या पिछली सरकारों की फॉरेन पॉलिसी एकदम बेहतर थी? पिछली सरकारों ने पूरा का पूरा मास्टर स्ट्रोक मार के रखा था क्या? तब मैं याद दिलाता हूँ 2008 में जो 26/11 का हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था जो मुंबई में, उसके बाद बराक ओबामा ने ट्वीट किया था इंडिया को कि इंडिया को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो आतंकवादी है उनको खत्म करने का पूरा अधिकार है। अमेरिका ने बोला था। मनमोहन सिंह ने कभी अमेरिका की इतनी ज्यादा चरम वंदना नहीं की थी, लेकिन इससे बावजूद अमेरिका खड़ा था इंडिया के साथ। लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट मोशन लिया था। पर आज क्या फॉरेन पॉलिसी रह गई है इंडिया की? एक ऐसा हमला होता है जिसमें इंडिया के अंदर आके लोगों से उनका धर्म पूछ के उनको मारा जाता है। उसके बावजूद सिर्फ एक हफ्ते के अंदर IMF अप्रूव कर देता है पाकिस्तान का $1 बिलियन का लोन। ये क्या लोन इंडिया डिसअप्रूव नहीं कर सकता था? क्या IMF UN पे इंडिया प्रेशर नहीं बना सकता था कि ये लोन मत दो, क्योंकि ये लोन से वहां के आतंकवादी पल रहे हैं? इंडिया सब कर सकता था, लेकिन आखिर इंडिया की आज के समय में सुन कौन रहा है? क्योंकि इंडिया की कोई नहीं सुन रहा है। रसिया से हम सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, आज क्रूड ऑयल का भाव है मार्केट्स में $100 पर बैरल, लेकिन हम सिर्फ $50 पर बैरल से भी कम रेट पे रसिया से ऑयल खरीद रहे थे। अमेरिका ने प्रेशर बनाया ट्रेड डील के नाम पे कि रसिया से ऑयल मत खरीदो, आप हमसे खरीदो, आप दूसरे देशों से खरीदो। मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका होता कौन है हम पे ये प्रेशर बनाने वाला? ट्रेड डील में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया $500 बिलियन का सामान खरीदेगा अगले 5 सालों में। आखिर हमें क्या जरूरत है इतना ज्यादा इंपोर्ट कराने की अमेरिका से? यानी हर साल $100 बिलियन का इंपोर्ट। मेड इन इंडिया का क्या हुआ? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ? ये सब नहीं करने वाले हम। ये सब क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम के था? यानी कि हम ये सब भूल जाए। आखिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर करवाना क्या चाहते हैं इंडिया से? क्योंकि अमेरिका के सामने तो पूरी तरीके से झुक चुके हैं, अमेरिका के सामने पूरा सरेंडर कर दिया है। ईरान जो कि ट्रेडिशनली इंडिया का इतना अच्छा दोस्त था, उसके बावजूद ईरान ने मना कर दिया है इंडिया के टैंकर्स को भेजने के लिए। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ है? पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों का स्टैंड ये था कि इजराइल ने जो गाजा की लैंड पे कब्जा किया है, इजराइल को वो लैंड छोड़ देना चाहिए गाजा के लोगों के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट देखिए कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि इजराइल को छोड़ना पड़ेगा वो जमीन। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री क्या करके आए हैं? इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में जो इतनी बड़ी टेंशन चल रही थी पिछले कई महीनों से, इस टेंशन का अंदाजा होते हुए भी, ये पता होते हुए भी कि मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो सकता है, ये पता होते हुए भी कि हमारी इज्जत उड़ सकती है, चले गए इजराइल और मदर फादर करके आ गए कि इंडिया फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है, इजराइल मदरलैंड है। Israel is their fatherland and India their motherland. क्या करके आने की जरूरत थी ये सब? आखिर क्या इंडिया का फायदा हुआ इजराइल जाके इंडिया से? मानता हूं कि इजराइल हमारे साथ वेपन्स को शेयर करता है, पर क्या रशिया हमारे साथ वेपन्स शेयर नहीं करता है? क्या हमारे पास दूसरे देश नहीं है वेपन्स? क्या हम खुद वेपन्स नहीं बना सकते हैं? क्या हो गया आत्मनिर्भर भारत को? मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है अब। लेकिन आप में से कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे अनमोल तो जियो पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज नहीं है। चलिए, कोई नॉलेज नहीं है मेरे पास जियो पॉलिटिक्स का, कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, सरकार से पूछ रहा हूं कि आखिर इंडिया की जियो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड में डंका क्यों नहीं बज रहा है? डंका बजना तो बहुत दूर की बात है, इंडिया को आज कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? 2014 के पहले मोदी जी बोलते थे कि मित्रों लाल आंख दिखाने चाहिए थी चाइना पे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं दिखा पा रहे हो लाल आंख? क्या हो गया लाल आंखों को? लेजर टूट गए हैं, बैटरी खत्म हो चुकी है। एक समय मोदी जी बोलते थे विश्व में इंडिया प्रेशर बनाने के काबिल है, 100 करोड़ का देश है, इंडिया प्रेशर नहीं बना पाएगा तो कौन बना पाएगा? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। आज इंडिया 150 करोड़ की आबादी है, आज दुनिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया में। हमने दुनिया को योगा दिया, जीरो दिया, हमने दुनिया को बड़ी बड़ी इन्वेंशन दी, कल्चरल आईडी दिया। आज हम दुनिया के ऐसे देश है जहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर रंग और हर भाषा के लोग एक साथ रहते हैं।
हमारी दुनिया में बोला जाता है कि इस देश में दुनिया भर के लोग हैं। आज इसके बावजूद इंडिया की हालत इस पटल पे इतनी ज़्यादा खराब क्यों है? सवाल रहेगा। इस सवाल से बचा जा सकता है, पर इस सवाल को झुटलाया कभी नहीं जा सकता है। आखिर विश्व पटल पे इस देश की हालत इतनी ज़्यादा बेकार हुई कैसे? आखिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेकार हुई कैसे? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम से ये अनपढ़ नेता, स्पेशली रूलिंग पार्टी के जो अनपढ़ नेता है, कोई भी स्टेटमेंट कभी भी दे देते हैं कि मुसलमानों को मार देना चाहिए। यार मिडल ईस्ट में इतने ज़्यादा मुसलमान देश है जो कि हमें ऑयल भेजते हैं, जो कि हमारे अलाइज हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? आपने कभी सोचा भी है कि दुनिया में हमारा क्या रिप्रेजेंट बढ़ेगा? कभी बोलते हैं ये कर देना चाहिए, कभी बोलते हैं वो कर देना चाहिए। आपको कोई अंदाजा है कि आपके एक स्टेटमेंट दे देने से विश्व में हमारी क्या इमेज बन जाती है? अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाला बंदा इंडिया में आता है और इंडिया में क्या बोलता है आपको पता है? कि हम इंडिया को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इंडिया की इकोनॉमी कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो गलती हमने चाइना के साथ 20 से 30 साल पहले की, वो इंडिया के साथ हम कभी नहीं होने देंगे। हम इंडिया को इतना आगे नहीं बढ़ने देंगे कि इंडिया खुद से सब आगे बढ़ जाए। तब इंडिया के अंदर आके वो बोल देता है और प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, ढिपकाना मिनिस्टर, किसी की इतनी अंदर हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है कि वो अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले बंदे को एक फटकार लगा सके कि क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंडिया में आके आप इंडिया के अगेंस्ट से सब बोल रहे हो? याद कीजिए 2 हफ्ते पहले जो AI समिट हुआ, जिससे इंडिया की इज्जत उड़ गई, क्योंकि वो जो चाइनीज कुत्ता यानी चाइनीज जो कुत्ता रोबोट था, उसको इंडिया के लोगों ने बोला कि ये हमारा है। स्पेशली इंडिया भी बोलना गलत होगा, वो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बोला ये हमने बनाया है। खुद चाइना के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट बोला कि आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप हमारे डॉग को बोल रहे हो कि आपने इंडिया में उसे डेवलप किया, ये झूठ है। उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि एक बंदा जो कि AI समिट में आया था अमेरिका से, अमेरिका AI कंपनी से, वो बोलता है कि इंडिया को क्या ज़रूरत है AI डेवलप करने की? आप हमारा यूज करिए ना, आप हमारा यूज करिए AI, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब कि इंडिया की क्या इज्जत रह गई यार? अमेरिका से बंदा आता है, नेपाल से बंदा आता है, हर बंदा छोटे से छोटे देश से आता है और बोलता है कि इंडिया ये, इंडिया वो। आखिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर क्या दही जम गई है मुंह में कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? एक समय हुआ करता था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देशों में ऐसे ज़्यादा ग्रैंड वेलकम किया जाता था जिससे वो कि कोई राजा महाराजा हो। ऐसे ग्रैंड वेलकम किया जाता था जैसे कि कोई बहुत बड़े सुपरस्टार हो। लेकिन आज के समय में फोटोस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। जब भी फोटोस आती है तब ऐसा लगता है जैसे कि ज़बरदस्ती हाथ मिलाया जा रहा हो, जैसे ज़बरदस्ती गले मिला जा रहा हो, जैसे कि ऐसा दिखाया जा रहा हो कि फोटोस अच्छी बन जाए, वीडियोस इंडिया में अच्छी बन जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाए और लोग बोले कि इंडिया का तो डंका बज रहा है, इंडिया तो विश्व गुरु बन चुका है जी। लेकिन इस विश्व गुरु की क्या फटी हुई चड्डी की हालत है, वो कोई नहीं दिखाएगा, वो सच्चाई कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन वो सच्चाई कोई नहीं दिखाएगा तो हमने आज सोचा कि चलिए आज हम दिखा देते इस सच्चाई को। लेकिन अगर आपको ऐसी सच्चाई और देखनी है और टॉपिक ऐसे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।